वेलकम एवरीवन। आज हम शुरू करने वाले हैं अपना अगला चैप्टर जिसका नाम है 3D एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स। जैसे कि नाम से पता चल रहा है 3D एलिमेंट्स यानी कि डी ब्लॉक की बात करेंगे, तो पहले थोड़ा डी ब्लॉक के बारे में जान लेते हैं। डी ब्लॉक जो है वो पीरियोडिक टेबल में बीचों बीच है। लेफ्ट के अंदर होता है हमारा एस ब्लॉक, अल्कली मेटल एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल। राइट में होता है हमारा पी ब्लॉक, बोरोन फैमिली, कार्बन फैमिली, इस तरीके से नोबल गैसेस तक। नीचे होता है एफ ब्लॉक जिसके अंदर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आते हैं, और जो बीच में रह गया एस और पी के, ये है हमारा डी ब्लॉक। डी ब्लॉक एलिमेंट किसको बोलेंगे? जिनके अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सब शेल के अंदर आएगा। फोर्थ पीरियड में, पीरियोडिक टेबल के फोर्थ पीरियड में, पहले पीरियड में तो हाइड्रोजन हीलियम है, सेकेंड में लिथियम बेरिलियम, बोरोन कार्बन, इस तरीके से थर्ड एंड फोर्थ पीरियड के अंदर 3D सबसेल आनी स्टार्ट होती है, डी ऑर्बिटल भरना स्टार्ट होता है सबसे पहले। तो जो 3D सीरीज है ये क्या है? पहली ट्रांजिशन सीरीज है। अब ट्रांजिशन वर्ड कहां से आया है? ट्रांजिशन वर्ड आया है कि जो हमारे पास बिल्कुल लेफ्ट के अंदर लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और राइट के अंदर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैं, उनके बीचों बीच जो एलिमेंट है वो क्या है? ट्रांजिशन है, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ। तो इन एलिमेंट को बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। इनके लिए डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशंस भी हैं कि जिनके अंदर आयनिक स्टेट में या फिर न्यूट्रल स्टेट में पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल हो। डी ब्लॉक एलिमेंट का मतलब है आखिरी इलेक्ट्रॉन डी में जाना चाहिए, चाहे फुलफिल्ड क्यों ना हो जाए ऑर्बिटल, लेकिन ट्रांजिशन के लिए है कंडीशन कि पार्शियली फिल्ड रहना चाहिए, चाहे तो उसकी न्यूट्रल स्टेट में रहे या आयनाइज स्टेट में रहे। अब इसी वजह से जो सारे के सारे एलिमेंट हैं डी ब्लॉक के, उनको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोला जाता। जो जिंक, कैडमियम, मरकरी, ये वाला जो ग्रुप है, इस ग्रुप को हम ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलते, ये सिर्फ डी ब्लॉक एलिमेंट है। डी ब्लॉक एलिमेंट क्यों है? क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सब शेल में जा रहा है। बट ट्रांजिशन क्यों नहीं है? क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन जाने के बाद कंप्लीटली फिल्ड हो गया, यानी न्यूट्रल के अंदर भी कंप्लीटली फिल्ड है, पार्शियली फिल्ड नहीं है। और अगर हम इनको आयनाइज करते हैं तो इनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में सिर्फ एस से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो डी सब शेल कंप्लीटली फिल्ड रहेगा। कंप्लीटली फिल्ड रहेगा तो ये वाले ट्रांजिशन नहीं है, सिर्फ डी ब्लॉक एलिमेंट है। अब ये तो हो गया जनरल इंट्रोडक्शन। अब हम बात करेंगे 3D एलिमेंट्स की। तो 3D एलिमेंट्स कौन से हैं? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक। सबसे पहले देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि कोई भी केमिकल प्रॉपर्टी है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे ही डिपेंड करती है। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर है 21, टाइटेनियम का 22, और इस तरीके से हम चलते जाते हैं। कॉपर 29 और जिंक 30। स्कैंडियम से पहला जो एलिमेंट है एटॉमिक नंबर 20 के ऊपर, वो है कैल्शियम। और कैल्शियम एस ब्लॉक का एलिमेंट है, वो वहां पे 4s सबसेल फिल हो रही होती है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहती है 4s2 3d0। जैसे ही हम डी ब्लॉक में चलते हैं, स्कैंडियम में 21 पे पहला इलेक्ट्रॉन डी के अंदर आता है, उसके बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, फिर चौथा आता है, फिर पांचवा आता है, इस तरीके से 6, 7, 8, 9। और जिंक के ऊपर डी जो है वो कंप्लीटली फिल हो जाता है, यानी स्कैंडियम से लेके जिंक तक डी ब्लॉक के एलिमेंट रहते हैं। अब D1, D2, D3, इसके बाद D4 आना चाहिए, लेकिन क्रोमियम जिसका एटॉमिक नंबर है 24, इसके लिए जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 4s2 3d4 ना होके क्या होती है? 4s1 3d5। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम 4s2 3d4 लिखते हैं तो वहां पे s ऑर्बिटल तो कंप्लीटली फिल्ड है, लेकिन d ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड है। लेकिन अगर एक इलेक्ट्रॉन s की बजाय d में चला जाए तो उस केस में s ऑर्बिटल भी हाफ फिल्ड और d भी हाफ फिल्ड। और आपको पता है पार्शियली फिल्ड से या तो कंप्लीटली फिल्ड ज्यादा स्टेबल होता है या फिर हाफ फिल्ड ज्यादा स्टेबल होता है। अब डी पार्शियली फिल्ड से अगर हाफ फिल्ड में कन्वर्ट हो रहा है तो स्टेबिलिटी बढ़ रही है, और इतनी ज्यादा स्टेबिलिटी कम नहीं हो रही इसके फुल फील्ड से हाफ फील्ड में जाने में। यानी ये फुल फील्ड से हाफ फील्ड हो गया और ये पार्शियल फील्ड से फुल फील्ड हो गया। सेम ऐसा ही केस कब आता है? जब डी के अंदर 9 इलेक्ट्रॉन जाने हो और अगर वो एक इलेक्ट्रॉन ले ले तो 10 हो जाएं,
तो यहाँ पे कॉपर के केस में जहां एटॉमिक नंबर 29 है, वहां पे जो D है उसके अंदर D9 ना होके D10 हो जाता है और S के लिए सिंगल इलेक्ट्रॉन बचता है। तो कॉपर के अंदर S के अंदर 1 और D के अंदर 10, जिंक के अंदर D भी कंप्लीटली फिल्ड है और S भी कंप्लीटली फिल्ड है। अब बात आती है ऑक्सीडेशन स्टेट की। जब ऑक्सीडेशन होगा यानी इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे तो कहां से रिमूव होंगे, इसके लिए सबसे पहले हम बात करेंगे अफबाउ प्रिंसिपल की। अफबाउ प्रिंसिपल क्या कहता है? अफबाउ प्रिंसिपल कहता है कि जो लीस्ट एनर्जी वाला या फिर मोस्ट स्टेबल ऑर्बिटल है उसके अंदर पहले इलेक्ट्रॉन फिल होगा और उसके बाद हायर एनर्जी वाले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल होंगे। और जब हम ऑक्सीडेशन की बात करते हैं तो हायर एनर्जी वाला पहले ऑक्सीडाइज होगा यानी पहले आयनाइज होगा, उसके बाद लोअर एनर्जी वाला। तो हमें ये देखना है कि किसकी एनर्जी कम और किसकी एनर्जी ज्यादा। हम बात कर रहे हैं 4s एंड 3d की। 4s के अंदर अगर मैं n+l रूल लगा के देखूं, n+l रूल आपको पता है हम एनर्जी ऑर्डर निकालने के लिए करते हैं। n है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और l है एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो 4s के लिए n की वैल्यू क्या है? 4 है। l की वैल्यू क्या है? 0 है। आउटकम कितना आया? 4 आया। अगर मैं 3d की बात करूं तो 3d के लिए n की वैल्यू कितनी है? 3 है। l की वैल्यू क्या है? 2 है। तो यहां पे जो आउटकम आया कितना आया? 5 आया। n+l की वैल्यू जिसके लिए कम उसकी एनर्जी कम, स्टेबिलिटी ज्यादा। n+l की वैल्यू जिसके लिए ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा, स्टेबिलिटी कम। जिसकी एनर्जी कम होगी या ज्यादा स्टेबल होगा उसके अंदर पहले इलेक्ट्रॉन फिल होंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन फिल होने स्टार्ट हुए तो पहले तो 4s सबसेल फिल हुआ, उसके बाद 3d सबसेल फिल होना स्टार्ट हुआ। पहले तो कैल्शियम तक आए तो 4s ऑर्बिटल फिल हो चुका था, उसके बाद d ऑर्बिटल भरना स्टार्ट हुआ। लेकिन जब हम ऑक्सीडेशन की बात करेंगे तो अभी हमें यही देखना है कि जिसकी हायर एनर्जी है वो पहले क्या होगा? आयनाइज होगा, वही इलेक्ट्रॉन पहले निकलेगा। जिसकी लोअर एनर्जी है वो बाद में निकलेगा। तो इस हिसाब से लगना चाहिए कि भी डी का इलेक्ट्रॉन पहले निकलना चाहिए, ऐसे पहले डी का निकलना चाहिए। लेकिन क्या होता है जब पहले एस फिल हो गया और उसके बाद डी फिल होना स्टार्ट हुआ, जिसकी एनर्जी क्या है? एस ऑर्बिटल से ज्यादा थी, वो जब भरना स्टार्ट हुआ तो 3d की जो एवरेज डिस्टेंस है 3d ऑर्बिटल की वो न्यूक्लियस से कम है, जो न्यूक्लियस के नजदीक पड़ता है। और 4s कंपैरेटिवली क्या होता है? थोड़ा सा दूर है 3d के मुकाबले। यानी जब इलेक्ट्रॉन 3d में आएंगे तो वो 4s वाले इलेक्ट्रॉन को स्क्रीन आउट करेंगे, यानी 4s वाले इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा रिपेल करेंगे। अंदर वाले इलेक्ट्रॉन बाहर वाले को थोड़ा सा रिपेल करेंगे तो उनका डिस्टेबलाइजेशन हो जाएगा। जब डिस्टेबलाइजेशन हो जाएगा अब 4s की जो एनर्जी है वो क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी और 3d की उसके मुकाबले थोड़ी सी कम रह जाएगी। समझने की कोशिश करो, 3d और 4s की एनर्जी में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जो माइन्यूट सा डिफरेंस है उसकी वजह से 4s की एनर्जी थोड़ी सी कम थी और 3d की थोड़ी सी ज्यादा थी। पहले 4s के अंदर इलेक्ट्रॉन भर गए, पहले एक इलेक्ट्रॉन भरा फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन भर गया। लेकिन जब 3d में भरने लगे तो s के जो इलेक्ट्रॉन हैं उनकी एनर्जी हाई हो गई। किसकी वजह से? 3d की रिपल्शन की वजह से। जब s की एनर्जी हाई हो गई तो अब आयनाइज होने के टाइम पे, ऑक्सीडाइज होने के टाइम पे d के पहले नहीं निकलेंगे, s के इलेक्ट्रॉन पहला निकलेंगे। और जब s के इलेक्ट्रॉन पहले निकलेंगे तो मैं अगर स्कैंडियम की बात करूं तो s के इलेक्ट्रॉन पहले निकलेंगे। तो स्कैंडियम में s के कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट एक तो कौन सी हो गई? +2। और अगर सारे ही इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं यानी s के भी d के भी तो +3 भी होगी। टाइटेनियम के केस में पहले कौन से निकलेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। उसके बाद d का एक निकलता है, s के 2 हों तो +3 और d के भी दोनों निकल जाएं तो +4। वेनेडियम की बात करूं +2 तो होगी ही, s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद d का पहला निकला तो +3, दूसरा निकला तो +4 और तीसरा निकला तो +5। अगर क्रोमियम की बात करूं तो क्रोमियम में s के अंदर पहले से कितने इलेक्ट्रॉन हैं? एक इलेक्ट्रॉन है। तो सबसे पहले तो एक ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी इसकी? +1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी आएगी। उसके बाद d का पहला निकला तो +2, अगला निकला फिर +3, +4,
+5 एंड +6। इस तरीके से क्या होगी, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल इंक्रीज होते हैं। तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट है पहले सिर्फ +2 और +3 थी, आगे +2 +3 +4 फिर +5 तक चले गए, फिर +6 तक चले गए, यानी इंक्रीज होती जाएगी। जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी होगी आउटर ऑर्बिटल में, तो वैसे वैसे ऑक्सीडाइज होने की पॉसिबिलिटी भी होगी, ऑक्सीडेशन स्टेट भी एग्जिस्ट करेगी। यानी लेफ्ट टू राइट जब हम चलते हैं तो स्टार्टिंग में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट पहले में सिर्फ 2 ही ऑक्सीडेशन स्टेट फेवरेबल थी, अगले में 3, अगले में 4 और अगले में 5 6 ऑक्सीडेशन स्टेट जो हैं वो फेवरेबल होंगी, +1 से लेके +6 तक। उसके बाद जाते हैं मैग्नीज पे। मैग्नीज में आउटर में कितने हैं, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन हैं। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +1 फेवरेबल नहीं है, यहाँ पे +2 ही स्टार्ट है। यहाँ पे +1 थी, यहाँ पे +2 स्टार्ट है। अब उसके बाद डी का अगला इलेक्ट्रॉन निकला तो +3 +4 +5 +6 और टोटल 7 के 7 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। बात करें आयरन की, अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी तो बढ़ती ही जाएगी, साथ के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी तो बढ़ती जाएगी। दूसरे वे में बात करूं तो न्यूक्लियर पूल तो बढ़ता ही जाएगा, इलेक्ट्रॉन तो उसी 3D के अंदर है। इलेक्ट्रॉन किसके अंदर जा रहे हैं, सिर्फ उसी 3D के अंदर जा रहे हैं जिसका साइज नहीं बढ़ रहा है, बस इलेक्ट्रॉन ही ऐड होते जा रहे हैं। और साथ साथ न्यूक्लियस में भी एक प्रोटॉन ऐड होता जा रहा है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन ऐड होता जाएगा, एवरेज डिस्टेंस उतनी ही रहे इलेक्ट्रॉन की, तो न्यूक्लियस अच्छे से पुल कर पाएगा इलेक्ट्रॉन को, और जितना अच्छे से अंदर से पुल रहेगा उतना कम इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडाइज हो पाएंगे। जितना कम इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडाइज हो पाएंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो पहले +2 से स्टार्ट हुई थी, +3 +4 +5 +6 +7 तक पहुंची थी, अब फेवर नहीं करेंगी ये कंडीशन कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडाइज हो जाएं, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन आयनाइज हो जाएं, निकल जाएं यहां से, ये फेवर नहीं किया जा सकेगा। अब न्यूक्लियर पुल का फैक्टर जो है वो रिस्पॉन्सिबल है हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट के डिक्रीज होने में। यानी कि पहले तो 2 इलेक्ट्रॉन निकले +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, अगला निकला +3, अगला निकला +4, अगला निकला +5, अगला निकला +6, लेकिन सारे निकल के +7 या +8 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि न्यूक्लियर पुल भी तो बढ़ रहा है लेफ्ट टू राइट। तो न्यूक्लियर पुल अब इतना ज्यादा हो गया है कि वो अब इलेक्ट्रॉन को और ज्यादा निकलने नहीं देगा। आयरन +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाने के बाद इससे ज्यादा ऑक्सीडाइज करवाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद बात करें कोबाल्ट की। कोबाल्ट के अंदर 2 निकलेंगे तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, फिर +3 +4 एंड +5। निकल की बात करें +2 फिर +3 +4। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे मैग्नीज के बाद यानी आयरन के बाद या आगे जाएंगे तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट हैं वो जब तक यहाँ तक क्या था, 2 ऑक्सीडेशन, फिर 3 थी, 4 अलग अलग थी, 6 अलग अलग थी, इसके बाद फिर घटनी स्टार्ट हो जाएंगी, 5 अलग ऑक्सीडेशन स्टेट, फिर 4, फिर 3, फिर कॉपर में जाते हैं तो आउटर में कितनी है, 1 इलेक्ट्रॉन है, सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी फेवरेबल। उसके बाद अगली +2 हो जाएगी अगर यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन निकलता है, उसके बाद +3 हो जाएगी, उससे ज्यादा निकलने को ये सपोर्ट नहीं करता। बात करते हैं जिंक की। जिंक के अंदर आउटर में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, लेकिन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होने के बाद D10 एक तो खुद से काफी ज्यादा स्टेबल, साथ के साथ लेफ्ट टू राइट आ रहे हैं तो न्यूक्लियर पुल भी बढ़ रहा है, वो दोनों फैक्टर मिलके आगे इसको ऑक्सीडाइज होने से रोक लेते हैं। अब बात कर रहे थे ना हम ट्रांजिशन एलिमेंट और डी ब्लॉक एलिमेंट की, तो जिंक क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट तो है, आखिरी इलेक्ट्रॉन तो कहां जा रहे हैं, डी के अंदर ही जा रहे हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद यानी ऑक्सीडाइज होने के बाद जो स्टेट बन रही है वो क्या है, D10 है। अब D10 तो फुलफिल्ड है, पार्शियली फिल्ड नहीं है, और ट्रांजिशन होने के लिए क्या चाहिए था, पार्शियली फिल्ड। तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होने के बाद जो जिंक है वो पार्शियली फिल्ड ना होके फुलफिल्ड है, इसलिए जो जिंक है वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, डी ब्लॉक एलिमेंट है। और जिंक के नीचे वाले भी जो हैं वो सारे क्या होंगे, जिंक, कैडमियम, मरकरी, वो सभी डी ब्लॉक एलिमेंट तो हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होंगे। तो अब ये देखो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो सारे 3D एलिमेंट्स की क्या है, कॉमन है, +2 तो सभी शो करते हैं।
उसके बाद जो एनोमलस हैं, जैसे कि +1 ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो करता है, क्रोमियम और कॉपर, वो इस वजह से क्योंकि इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो भी एनोमलस है। वजह क्या है, हाफ फील्ड और फुल फील्ड की जो स्टेबिलिटी है उसकी वजह से। तो आज हमने जाना कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से होते हैं, 3D एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, और वो डिफरेंट डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करते हैं, और जो उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या क्या रहती हैं, कौन से एलिमेंट ज्यादा तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, कौन से कम ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करते हैं।